इंडिया दुनिया की सबसे पावरफुल टीम जिसमें रोहित है, विराट है, शुभमन गिल है, बट इनके सामने ऑस्ट्रेलिया है। In sport, there's nothing more satisfying than hearing a big crowd go silent. और ऐसे में सवाल यही है कि सीरीज कौन जीतेगा, कौन सी टीम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इतनी चेंजेस के बाद। शुभमन गिल के अंडर खेलेंगे रोहित शर्मा। इंडिया के स्क्वाड में न समी है, न बुमराह है, न जडेजा है, न हार्दिक है। ऐसे में इंडियन टीम कैसी है? सेलेक्ट होना या ना होना मेरे हाथ में नहीं है। आइए आज की इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करते हैं क्या इंडिया की ये स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया को बीट कर भी सकती है। देखिए कहानी की शुरुआत 4 अक्टूबर को होती है जब शुभमन गिल को इंडियन टीम का नया कैप्टन बनाया जाता है। शुभमन गिल बन गए हैं ओडीआई के नए कप्तान। अब देखिए शुभमन गिल को जब इंडियन टीम का कैप्टन बनाया गया तो काफी लोग शॉक रह गए क्योंकि इस समय तक रोहित शर्मा इंडिया के फाइनेस्ट कैप्टन बन चुके थे। ये जो कप्तान रहा है इसको जो आप आंकड़ों में हमेशा तोलोगे ना तो आंकड़ों में तो ऊपर रहेगा। ओडीआई में रोहित का विनिंग परसेंटेज 76% का था, मतलब ये इतने सक्सेसफुल थे कि इनको हटाना बनता ही नहीं था। आंकड़ों से भी ऊपर जाके इसकी असली कहानी अगर आप देखोगे तो वो अलग कहानी है। ऐसे में रोहित को हटा दिया गया और 4 अक्टूबर के दिन इंडिया के नए कैप्टन शुभमन बनते हैं और इंडिया की नई स्क्वाड भी आती है ओडीआई के लिए जो अभी सीरीज होने वाली है ऑस्ट्रेलिया के साथ। बाद में सबको देखने को मिलता है कि इस स्क्वाड के अंदर ना हार्दिक का नाम है, ना जडेजा का नाम है, ना इसमें समी का नाम है, ना बुमराह का नाम है। बुमराह का नाम T20 सीरीज में तो है लेकिन इनका ओडीआई सीरीज में नाम नहीं आया है, मतलब ओडीआई सीरीज में 4 लेजेंडरी खिलाड़ी नहीं खेलने वाले। अब ये चारों खिलाड़ी जो ओडीआई के अंदर इंडिया के सबसे मेन प्लेयर हैं ये नहीं खेलने वाले और साथ में रोहित की कैप्टेंसी भी नहीं रहने वाली है। ऐसे में सवाल ये है कि इंडिया की नई स्क्वाड जो काफी ज्यादा चेंजेस के साथ आएगी, क्या ये ऑस्ट्रेलिया को हरा भी पाएगी? क्या ये स्क्वाड के कोई चांसेस भी बनते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को हरा पाएंगे या फिर ये एक तरफा हारने वाले हैं सीरीज को? अब देखिए इस चीज को जानने के लिए हमें 15 मई से पहले 11 की स्क्वाड बनानी पड़ेगी और उसके बाद ही हमें समझ आएगा कि एक्चुअली में स्क्वाड कितनी ज्यादा कैपेबल है। क्या ये ऑस्ट्रेलिया को बीट भी कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, हमें ये साफ दिख जाएगा। यदि इंडिया की प्लेइंग 11 की बात करें तो सबसे पहले ओपनर्स आते हैं और ओपन करने इंडिया की तरफ से आएंगे रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल। अब देखिए रोहित शर्मा शुभमन गिल के साथ इस टीम में यशस्वी का भी नाम है लेकिन यशस्वी ओपन नहीं आ सकते हैं, इनका नाम प्लेइंग 11 में नहीं आएगा क्योंकि ओपन में रोहित और शुभमन को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, तो ये दोनों ही आने वाले हैं। सबसे पहले यदि हम रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा अभी के टाइम में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओपनर है। इवन अभी नहीं ये ऑल टाइम ओडीआई के बेस्ट ओपनर माने जाते हैं। 11,000 से ज्यादा रन इन्होंने बना दिए हैं। ओडीआई के अंदर 50 का एवरेज है जो बताता है कि ये कितने बड़े गोट हैं। ये तो ओवरऑल नंबर है, अगर आप ओवरऑल नंबर को हटा भी दे तो 46 ओडीआई मैच में ऑस्ट्रेलिया के सामने बस रोहित शर्मा के रन 2407 हैं। अब आप सोचिए कि ऑस्ट्रेलिया के सामने जिस बंदे ने लगभग 2500 रन बनाया वो बंदा क्या ही खेलता होगा। इवन इनका एवरेज भी 58 का है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी लेजेंडरी टीम के सामने, जायंट टीम के सामने किसी प्लेयर ने अगर सबसे ज्यादा रन बनाए हैं तो उसमें नंबर 3 में नाम रोहित का आता है। रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के सामने तीसरे नंबर में आते हैं सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में और इनका एवरेज तो हाईएस्ट है, नंबर 1 में है एवरेज के मामले में। इवन ये तो मैं ओवरऑल बता रहा था, अगर हम और स्पेसिफिक जानने की कोशिश करें तो रोहित शर्मा को ऑस्ट्रेलिया के सामने ऑस्ट्रेलिया की पिचेस में भी आप एवरेज देखोगे तो वो भी 58.23 का है और 990 रन ये बना चुके हैं। ऐसे में रोहित के ऊपर सबकी नजर रहने वाली है क्योंकि रोहित जब हर मैच में वैसे भी ऑस्ट्रेलिया के सामने 60 रन बना रहे थे तो अभी तो इनकी कैप्टेंसी भी छीनी गई है, कैप्टन शुभमन बन गया है, तो रोहित पे सबकी नजर रहेगी कि ये कैसा परफॉर्म करते हैं। इवन 2027 वर्ल्ड कप भी डिपेंड करेगा हर एक सीरीज के बाद, तो ये सीरीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रोहित शर्मा के लिए। एज अ कैप्टन भी ये सीरीज उनके लिए नहीं होने वाली है तो सबकी नजर इन पर रहेगी। अगर आपको ये चीज याद नहीं है तो मैं ये भी याद दिला देता हूँ कि रोहित शर्मा की जो डबल सेंचुरीज आई हैं वो भी ऑस्ट्रेलिया के सामने आई हैं, यहीं से कारनामा स्टार्ट हुआ था। तो ऐसे में रोहित शर्मा के ऊपर सबकी निगाहें होगी कि फिर से रोहित कुछ कमाल की इनिंग खेल दें। 2027 वर्ल्ड कप के लिए बिल्कुल ही क्लियरेंस दे दें कि ऐसी बैटिंग करने वाले हैं तो इनको खिलाना ही पड़ेगा। बट रोहित बस नहीं, रोहित के साथ इंडिया का जो एक और ओपनर आने वाला है ये भी कमाल का खिलाड़ी है और इसका नाम है शुभमन गिल। देखिए शुभमन गिल इंडिया के फ्यूचर माने जा रहे हैं, इसलिए इंडियन मैनेजमेंट इनको लगातार कैप्टेंसी दे रही है हर फॉर्मेट के अंदर। इवन शुभमन अभी इंडियन टीम के ओडीआई के नए कैप्टन बने हैं, मतलब रोहित की जगह अब शुभमन कैप्टन होने वाले इस सीरीज में। ये शुभमन की पहली ओडीआई सीरीज होगी जहां ये कैप्टेंसी करेंगे परमानेंटली, इसके बाद ये फॉलो करेंगे इस कैप्टेंसी को आगे भी। बट इनको अभी कैप्टन क्यों बनाया गया है इसका कारण इनके नंबर्स हैं। 55 ओडीआई मैच में 2700 से ज्यादा रन ये बना चुके हैं, इनका एवरेज 59 का है। इवन जब ये ओडीआई खेल रहे थे तो आईसीसी नंबर 1 रैंकिंग में बने हुए थे ओडीआई बैटर की लिस्ट में। अब ऐसे में कैप्टन भी बन गए हैं और कैप्टेंसी में इनकी बैटिंग देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि ये कैसी बैटिंग करने वाले हैं।
देखिए इनकी कैप्टनसी में सबसे पहले इंडिया इंग्लैंड खेलने गई थी टेस्ट के अंदर, वहां इन्होंने कमाल ही कर दिया था। ऐसे में इनकी ओडीआई कैप्टनसी में भी इंडिया सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया जा रही है। सबकी एक्सपेक्टेशन हाई है कि शुभमन कैसा परफॉर्म करेंगे। अब अगर हम शुभमन गिल के सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के सामने नंबर देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के सामने एक ऐसी बैटिंग करते आए हैं, तो यहाँ भी इनके नंबर कमाल के हैं। आपको याद होगा 2023 वर्ल्ड कप के पहले इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के 3 मैच की ओडीआई सीरीज हुई थी। इस सीरीज में एक्चुअली में इंडियन टीम देखना चाहती थी कि कौन से प्लेयर फॉर्म में है, उसके बाद ये वर्ल्ड कप के लिए अपनी स्क्वाड में उस प्लेयर को डालते। अब देखिए ये सीरीज जब स्टार्ट होती है 22 सितंबर को इस सीरीज का पहला मैच होता है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आती है। ऑस्ट्रेलिया जब इस मैच में बैटिंग करने आती है तो ये 276 रन बनाते हैं, मतलब ये कम स्कोर नहीं था, ये काफी बढ़िया स्कोर था। बाद में जब इंडिया की बैटिंग आती है तो अकेले शुभमन गिल 63 बॉल में 74 रन मार के जाते हैं और इंडिया ये मैच एक तरफा जीत जाती है। वेल ये तो पहला मैच था। इसके बाद सेकेंड मैच में भी शुभमन गिल बैटिंग करने आते हैं, 104 रन मारते हैं और बाद में इंडिया 399 रन बनाती है। वेल ये सीरीज जो थी ये 3 मैच की सीरीज थी। 3 मैच के अंदर डिसाइड होना था कि कौन सा खिलाड़ी आएगा टीम इंडिया में, बट 2 मैच के अंदर ही शुभमन गिल ने ऐसा परफॉर्म किया था इस सीरीज में कि तीसरे मैच में इनको रेस्ट दिया गया था। तो आप सोचिए कि जब ये ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं कि 3 मैच की परफॉर्मेंस से सिलेक्शन होना है और 2 ही मैच में इनकी परफॉर्मेंस ऐसी हो गई कि तीसरे मैच में इनको रेस्ट देना पड़ गया। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के सामने अब देखना होगा कि ऑस्ट्रेलियन पिच में भी ऐसा परफॉर्म कर पाते हैं या नहीं कर पाते। मिला जुलाकर आप कह सकते हैं कि इंडिया की जो अभी ओपनिंग जोड़ी है ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग जोड़ी है। चाहे वो शुभमन गिल को आप ले लें, चाहे आप रोहित शर्मा को ले लें, दोनों अभी लेजेंडरी खिलाड़ी हैं। बट स्टिल ये दोनों में से अगर किसी का विकेट गिरता है तो इन दोनों से बड़ा लेजेंड बैटिंग करने आता है और उसका नाम है विराट कोहली। विराट कोहली जो ओडीआई क्रिकेट में 14,000 से ज्यादा रन बना चुके हैं, सचिन तेंदुलकर से ज्यादा सेंचुरी मार चुके हैं। इनका ओवरऑल एवरेज यदि आप देखेंगे तो 59 का है। 14,000 रन बनाने के बाद इतना एवरेज अगर किसी खिलाड़ी का है तो उसके नंबर देखने की बात ही नहीं आती। इवन यदि आप सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के सामने देखेंगे तो विराट कोहली ने 55 के एवरेज से 1451 रन बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया के सामने। अब विराट कोहली सेकेंड मोस्ट रन गेटर है ऑस्ट्रेलिया के सामने पूरी दुनिया में। देखिए पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा ओडीआई में डोमिनेट करती आई है। ओडीआई के सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के पास है। लेकिन यदि आप पूरी दुनिया के बैट्समैनों को देखने जाएंगे कि किसने ऑस्ट्रेलिया के सामने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, तो नंबर 1 में यहाँ सचिन तेंदुलकर आते हैं, नंबर 2 में विराट कोहली और नंबर 3 में रोहित शर्मा। मतलब कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, रोको जो है ऑस्ट्रेलिया के सामने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। इनका सबसे ज्यादा एवरेज है लगातार। इवन विराट कोहली की फास्टेस्ट सेंचुरी तक ऑस्ट्रेलिया के सामने आ रखी है 2013 के अराउंड में। तो वहां पे सबकी नजर होगी कि अभी विराट कैसा परफॉर्म करेंगे। कमाल बात यह है कि अभी रोको की रिटायरमेंट की बात चल रही है, चाहे विराट कोहली हो चाहे रोहित शर्मा हो। ऐसे में सबकी नजर इन दोनों खिलाड़ी पे होने वाली है और इन दोनों के नंबर भी ऑस्ट्रेलिया के सामने ही कमाल के हैं। यही रीजन है कि ये दोनों खिलाड़ी लगातार प्रैक्टिस भी कर रहे हैं कि हमारे रिटायरमेंट की अगर बात चल रही है सीरीज के बाद, तो इस सीरीज में ही हम बता देंगे कि हम कौन है। वैसे ये दोनों खिलाड़ी तो बताएंगे ही कि ये कौन है, लेकिन इसके बाद एक और खिलाड़ी आता है जो कमाल का है और उसका नाम है श्रेयस अय्यर। देखिए श्रेयस अय्यर काफी अंडररेटेड हो जाते हैं और उसका कारण यह है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा इतने ज्यादा ऊपर आ चुके हैं कि श्रेयस अय्यर पर किसी की नजर नहीं जाती। बट करंट टाइम में ओडीआई क्रिकेट में नंबर 4 पोजीशन में श्रेयस अय्यर नंबर 1 में आते हैं। मतलब इनके आसपास भी कोई नहीं है। नंबर 4 पोजीशन में 50 के एवरेज के साथ ये लगातार रन बना रहे हैं इंडिया के लिए। इवन रिसेंट टाइम में यदि आप देखेंगे तो श्रेयस अय्यर आईपीएल में 600 से ज्यादा रन बना के आए हैं। उससे पहले चैंपियन ट्रॉफी में ये मोस्ट रन गेटर थे इंडिया की तरफ से। उसके पहले 2023 वर्ल्ड कप ओडीआई फॉर्मेट में था और वहां पे यदि आप देखेंगे तो श्रेयस अय्यर ने 500 से ज्यादा रन बनाए थे। लगातार इन्होंने लीडरशिप से भी कमाल किया है, बैटिंग से भी कमाल किया है। हालत तो ये हो गई थी कि लोग कहने लग गए थे कि श्रेयस को तीनों फॉर्मेट का कैप्टन होना चाहिए। इवन जब इनका टेस्ट में और T20 में सिलेक्शन तक नहीं होता, जहां एक तरफ लोग बोल रहे थे इनको कैप्टन होना चाहिए और इनका सिलेक्शन तक नहीं हुआ, तब बीसीसीआई ने भी बोला था कि आने वाले टाइम में ओडीआई के कैप्टन बन सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अभी आप देखोगे तो शुभमन गिल को कैप्टन बना दिया गया है, इंडियन टीम का परमानेंट ओडीआई कैप्टन, और इनको वाइस कैप्टन बनाया गया है। मतलब आने वाले टाइम में कैप्टन भी नहीं बनने वाले, ये वाइस कैप्टन ही रह जाएंगे। ऐसे में सबकी नजर इन पर बहुत होगी। वेल ये चीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सबने देखी है कि जब भी श्रेयस अय्यर का सिलेक्शन नहीं होता या फिर इनको वो मिलता नहीं है जो इनको चाहिए है, तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। जब इनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ था तो ये बहुत रन बना के आए थे डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर और उसके बाद इंडियन टीम को इनको लाना पड़ा था। आज भी जब इनको कैप्टन नहीं बनाया गया है तो एज अ वाइस कैप्टन ये बहुत रन मारने वाले हैं और ये सबको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया सीरीज में। बट अगर ये जैसे तैसे आउट भी हो गए और रन नहीं बना पाए तो इसके बाद बैटिंग करने केएल राहुल आएंगे जो मिस्टर डिपेंडेबल है। देखिए केएल राहुल ने लगातार बताया है कि वो किसी भी पोजीशन में बैटिंग कर सकते हैं, चाहे वो ओपन आए चाहे 5वें नंबर में आए। लास्ट टाइम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज 2023 वर्ल्ड कप से पहले हुई थी। 3 मैच की सीरीज ये थी।
इन तीनों मैचों में इंडियन मैनेजमेंट ने केएल राहुल से बोला था कि आपको 5वें नंबर में भेजा जाएगा, अगर आप यहाँ पे परफॉर्म करोगे तभी आप टीम इंडिया में आओगे और मिडिल ऑर्डर में आपको खिलाया जाएगा। वेल, इन तीनों मैचों में यदि आप देखोगे तो केएल राहुल ने लगातार रन बनाए। पहले मैच में 58 रन, दूसरे मैच में 52 रन और तीसरे मैच में 26 रन। बाद में 2023 वर्ल्ड कप के अंदर लगभग 450 रन ये बनाते हैं और लगातार परफॉर्म करते हैं। इवन कमाल बात तो ये थी कि 2023 वर्ल्ड कप का जो पहला मैच था ये भी इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था। इस मैच में क्या हुआ था, ऑस्ट्रेलिया की पहले बैटिंग आई थी, इंडियन बॉलिंग ने ऑस्ट्रेलिया को 199 पर ऑल आउट कर दिया था। बट जब इंडिया की बैटिंग आई तो इंडिया का टॉप ऑर्डर जो इतना कमाल का था ये कोलैप्स कर गया। रोहित शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर तीनों बैट्समैन 0 रन के स्कोर पर आउट हुए थे इस मैच के अंदर। यदि आप हाईलाइट देखने जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि 2 रन में इंडिया के 3 विकेट गिर गए थे, मतलब इंडिया टोटल नीचे था। ऐसा लग रहा था इंडिया 200 रन भी नहीं बना पाएगा, बट ऐसी सिचुएशन में विराट के साथ केएल खड़े रहते हैं। इवन सबको यही लग रहा था कि विराट के साथ खड़ा कौन होगा, बट विराट ने तो यहाँ 85 रन मारे लेकिन केएल ने 97 मारे। केएल ने इस मैच के बाद क्लियर कर दिया था कि यदि आप देखते हो कि विराट कोहली जो है ये टीम के रीढ़ की हड्डी है, तो केएल राहुल भी टीम की रीढ़ की हड्डी है, वो भी खड़े रहते हैं और खेलते हैं। बाद में 2025 के अंदर पूरी चैंपियन ट्रॉफी में केएल राहुल ने परफॉर्म किया था। ऑस्ट्रेलिया के सामने नाबाद लौट के गए थे, लगभग 40 रन बना के गए थे और टीम को जिता के लौटे थे। बाद में आप देखोगे आईपीएल में भी इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लगातार रन बनाए दिल्ली के लिए। अब ऐसे में केएल राहुल जब बैटिंग करने आएंगे तो कमाल की इंडिया को मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी मिलने वाली है, क्योंकि इनका एवरेज भी 50 का है। वेल, यहाँ तक टीम इंडिया के मैंने 5 बैट्समैन आपको गिनाए और ये 5 बैट्समैनों का एवरेज 50 का है, मतलब कितनी कमाल की बैटिंग आपको नजर आ रही होगी। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बीस्ट बैटिंग है, इसको कौन ही कोलैप्स करा पाएगा, ये कहाँ ही हार पाएंगे। बट इसके बाद ही इंडियन टीम में प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, क्योंकि 5 बैटिंग के बाद इंडियन टीम में कोई नजर ही नहीं आता। देखिए दिक्कत क्या है, ये 5 बैट्समैनों के बाद एक्चुअली में इंडियन टीम से जो बैटिंग करने आते थे वो हार्दिक आते थे, और हार्दिक दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर हैं तो कोई दिक्कत नहीं थी। बट इस सीरीज के अंदर हार्दिक का नाम नहीं है, मतलब 6वें नंबर में बैटिंग करने के लिए जो आने वाले हैं वो नीतीश कुमार रेड्डी हैं। वेल, नीतीश कुमार एक अच्छे खिलाड़ी है, एक अच्छे ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि अभी तक इनका ओडीआई डेब्यू नहीं हुआ है। एंड इनका ओडीआई डेब्यू ऑस्ट्रेलिया की पिचेस में होगा, मतलब ये इनके लिए कितना डिफिकल्ट होगा। आप कह सकते हो कि जब इनका डेब्यू ही नहीं हुआ तो ऑस्ट्रेलिया टूर में इनका कैसे नाम आ गया। इंडिया पिचेस में आना था इनका नाम, ऑस्ट्रेलिया पिचेस में क्यों आया है, तो इसका कारण है नीतीश कुमार रेड्डी की परफॉर्मेंस। देखिए ईयर 2024 का चल रहा था, आईपीएल के अंदर एसआरएच ने नीतीश कुमार रेड्डी को 20 लाख रुपए में लिया था। अब 20 लाख रुपए एक बेसिक प्राइस है, मतलब कोई भी एक्सपेक्टेशन कोई टीम नहीं करेगी कि 20 लाख में कोई खिलाड़ी रन भी बनाएगा। बट यहाँ पे नीतीश कुमार रेड्डी ने 20 लाख रुपए में बिकने के बाद भी 20 करोड़ वाली परफॉर्मेंस दे डाली। 2024 आईपीएल में नीतीश कुमार रेड्डी ने लगभग आधे मैच खेले थे, पूरे मैच भी नहीं खेले थे। 300 से ज्यादा रन ये बना के ले गए थे और 142 का इनका स्ट्राइक रेट था। यही वो सीजन था जिसके बाद नीतीश का नाम टेस्ट स्क्वाड में आता है और बाद में बीजीटी के अंदर ये कमाल कर देते हैं। देखिए 2024 के एंडिंग में जो बीजीटी थी ऑस्ट्रेलिया की पिचेस में हुई थी, यहाँ पर नीतीश का नाम आया थे, ऑस्ट्रेलिया गए थे। बाद में जब इनको खिलाया जाता है तो यहाँ ये सेंचुरी मार देते हैं। अब यदि आपको याद होगा तो इस सीरीज के अंदर किसी भी खिलाड़ी ने ज्यादा रन नहीं बनाए थे, इंडियन बैटिंग कोलैप्स कर गई थी, कोई ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। ऐसे में जब नीतीश कुमार रेड्डी सेंचुरी मारते हैं, लगातार रन बनाते हैं, तो उसके बाद ही नीतीश टीम में आने लग जाते हैं। यही अभी रीजन है कि ओडीआई में इनका डेब्यू जो है वो ऑस्ट्रेलिया पिचेस में होने वाला है, और ये इसलिए होने वाला है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पिचेस में टेस्ट में डेब्यू करके रन बना चुके हैं। बट दिक्कत वाली बात जो है वो ये है कि 2025 में रन नहीं बना पाए। After that, we got couple of losses. यदि आप इनका करियर देखोगे तो 2024 में काफी ज्यादा सक्सेसफुल थे। यही रीजन था कि 2025 आईपीएल में एसआरएच ने इनको 6 करोड़ रुपए में रिटेन किया था। अब 2025 मेगा ऑक्शन था, इसके बाद भी एसआरएच ने इनको रिटेन किया और 6 करोड़ रुपए दे डाले। एसआरएच को लगा था कमाल कर देंगे, लेकिन पूरे आईपीएल में 150 नहीं मार पाए और यही रीजन था कि एसआरएच कोलैप्स भी करती गई। बाद में इंग्लैंड टूर में इनका नाम आया, यहाँ ये खेलने भी जाते हैं, लेकिन यहाँ ये लगातार रन नहीं बना पाते हैं। ऐसे में अभी दिक्कत वाली बात यही कि 2025 में लगातार फ्लॉप हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया टूर में इनका डेब्यू होगा तो देखने वाली बात होगी कि ये कैसा परफॉर्म करते हैं। दिक्कत वाली बात ये है कि ये हार्दिक के रिप्लेसमेंट में आए हैं, तो हार्दिक जैसी ना ये बॉलिंग कर पाएंगे ना बैटिंग कर पाएंगे, ये कैसा खेल पाएंगे वक्त ही बताएगा। वेल, अगर ये दिक्कत करते हैं तो इसके बाद टीम को संभालने के लिए जडेजा आते हैं, लेकिन जडेजा भी टीम का हिस्सा नहीं है। अब यहाँ जडेजा नहीं है तो जडेजा के रिप्लेसमेंट में टीम इंडिया ने अक्षर पटेल को लिया है, और अक्षर पटेल भी कमाल के ऑलराउंडर हैं। यदि आप अक्षर के स्टैट देखेंगे, 68 मैचेस में इन्होंने 72 विकेट निकाले, साथ में 783 इन्होंने रन भी बनाए हैं। इवन रिसेंट टाइम में आईपीएल में कमाल की परफॉर्मेंस करके आए थे, वहां पे 16 करोड़ 50 लाख रुपए में रिटेन हुए थे। दिल्ली ने इनको लिटरली 16 करोड़ 50 लाख में रिटेन किया था, बाद में इनको कैप्टन बनाया और ये वहां पे परफॉर्म भी करते हैं। एज अ लीडर, एज अ बॉलर, एज अ बैट्समैन, मतलब एज अ ऑलराउंडर ये लगातार परफॉर्म करके आए थे।
उससे पहले भी ये लगातार परफॉर्म करते आ रहे थे। 2024 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा, फाइनल में 47 रन की वो इनिंग भी याद होगी। तो ऐसे में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जडेजा के रिप्लेसमेंट में अक्षर पटेल इनका काम लगातार कर सकते हैं, चाहे वो बॉलिंग से हो चाहे बैटिंग से हो। तो यहाँ तक टीम इंडिया के 7 प्रॉपर बैट्समैन हो जाते हैं, जिसमें 5 बैट्समैन ऐसे हैं जिनका एवरेज 50 से ज्यादा का और 2 बैट्समैन ऑलराउंडर हैं। वेल, ये दोनों ऑलराउंडर के बाद प्योर बॉलिंग होने वाली है और ये बॉलिंग में रहेगी टीम इंडिया का 1 स्पिनर और 3 फास्ट बॉलर। देखिए 7 नंबर के बाद इंडिया की जो बॉलिंग रहेगी इसमें सबसे पहले नाम आएगा कुलदीप यादव का। अब यदि आप टीम को देखने जाओगे तो 15 के स्क्वाड में वाशिंगटन सुंदर है जिनको लिया जा सकता है, जो ऑलराउंडर है, बैटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन वाशिंगटन का नाम नहीं आएगा क्योंकि कुलदीप जो है पीक में है। एक्चुअली में कुलदीप के स्टैट बहुत ज्यादा अच्छे हैं। 113 ओडीआई मैच में 181 विकेट इन्होंने निकाले हैं, जो काफी ज्यादा बढ़िया हैं। कुलदीप का एवरेज भी 26 का है, जो बताता है कि लगातार ओडीआई में विकेट लेके जाते हैं और हर मैच में 1-2 विकेट तो निकालते ही हैं। हालांकि एक समय था जब कुलदीप यादव को टीम इंडिया से ड्रॉप कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद इन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, टीम इंडिया में वापस जगह बनाई। एंड अभी आप देखोगे तो इनके जोड़ीदार जो थे चहल, वो टीम इंडिया से ड्रॉप है। इसके बाद भी कुलदीप लगातार टीम इंडिया में खेल रहे हैं। लास्ट टाइम भी कुलदीप ने जो ओडीआई मैच खेला था वहां भी परफॉर्म करके आए थे। देखिए लास्ट मैच जो कुलदीप ने ओडीआई का खेला था वो 9 मार्च को खेला गया था और ये चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल मैच था। एक्चुअली में 9 मार्च को इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल मैच होता है। इस मैच में पहले बैटिंग न्यूजीलैंड की आती है। अब देखिए इस मैच के अंदर जब न्यूजीलैंड की बैटिंग आई तो न्यूजीलैंड अच्छी बैटिंग करती है। समी को इन्होंने बहुत मार मारी थी और लगातार ये रन बना रहे थे। इवन पूरी चैंपियन ट्रॉफी के हाईएस्ट स्कोरर जो थे रचिन रविंद्र थे और इस मैच में भी सेट हो चुके थे, 37 रन बना चुके थे। यहाँ से लग रहा था कि न्यूजीलैंड बड़ा स्कोर बनाएगी, लेकिन इसके बाद बॉलिंग में कुलदीप आते हैं, ये रचिन को बोल्ड मारते हैं, केन को कॉटन बोल्ड करते हैं। बाद में इंडिया ने न्यूजीलैंड को मात्र 251 रन के स्कोर पर रोक लिया। पूरे मैच में आप देखोगे कुलदीप ने सबसे बेस्ट बॉलिंग की थी। 10 ओवर में 40 रन दिए थे, 2 विकेट निकाले थे और बाद में इंडिया चैंपियन ट्रॉफी जीत गई। इसके बाद आईपीएल में भी दिल्ली ने इनको 13 करोड़ 25 लाख में रिटेन किया था और वहां भी 15 विकेट लेके गए थे। लास्ट अभी जो टेस्ट सीरीज में इंडिया खेल के आई है वेस्ट इंडीज के सामने भी लगातार विकेट निकाल रहे थे। ऐसे में कुलदीप जब लास्ट ओडीआई में, लास्ट टी20 में, लास्ट टेस्ट सब में परफॉर्म करके आए हैं तो यहाँ भी परफॉर्म करेंगे ही करेंगे। यही रीजन है कि वाशिंगटन सुंदर को यहाँ नहीं खिलाया जाएगा, कुलदीप को जगह मिलेगी और कुलदीप अच्छी बॉलिंग भी करने वाले हैं। वेल, इंडिया के लिए 2 परमानेंट स्पिनर होंगे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव। ये पूरे ओवर अपने डालेंगे और ये काफी बढ़िया स्पिन जोड़ी है। बट इसके बाद इंडिया की फास्ट बॉलिंग आती है और ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। देखिए इंडिया की जो ऑस्ट्रेलिया के लिए फास्ट बॉलिंग होने वाली है उसमें 4 फास्ट बॉलर है। सिराज का नाम है, इसमें अर्शदीप का नाम है, हर्षित राणा का नाम है, प्रसिद्ध कृष्णा का नाम है। अब यदि आप देखोगे पिछले कुछ साल से इंडिया के जो मेन बॉलर है वो मोहम्मद शमी थे, जसप्रीत बुमराह थे और ये दोनों इस टीम में नहीं है। दिक्कत वाली बात यह है कि प्रसिद्ध कृष्णा भले अभी परफॉर्म करके आए लेकिन ये प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पाएंगे क्योंकि गौतम के जो चाहते हैं वो हर्षित राणा है, मतलब हर्षित राणा टीम का हिस्सा होंगे। साफ आपको देखने को मिलेगा कि बॉलिंग यूनिट में जो 3 होंगे टीम इंडिया के, उसमें सिराज मेन बॉलर होंगे जो लीडर होंगे, साइड में अर्शदीप होंगे और उनके साइड में राणा होंगे। अब यदि हम इस बॉलिंग यूनिट के लीडर की बात करें मोहम्मद सिराज की, तो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोहम्मद सिराज हर मैच में अपनी जान झोंक देते हैं और ये लगातार ये परफॉर्म करते ही आ रहे हैं। अगर हम 2025 में आईपीएल की बात करें तो वहां पे जीटी ने इनको 12 करोड़ 25 लाख में लिया। पूरे आईपीएल में 16 विकेट लेके गए और लगातार इन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। वेल, इसके बाद ये इंग्लैंड सीरीज में जाते हैं, वहां पे तो सिराज ने जान ही झोंक दी थी। यदि आपको आखिरी मैच याद होगा तो वहां पे सिराज ने हारा हुआ मैच इंडिया को जिताया था। इवन अभी रिसेंट वेस्ट इंडीज की जो टेस्ट सीरीज थी वहां पे भी सिराज जो थे फास्ट बॉलिंग यूनिट में हाईएस्ट विकेट टेकर थे। उसी सेम सीरीज के अंदर जसप्रीत बुमराह भी थे लेकिन उनसे ज्यादा विकेट सिराज लेके गए थे। ये चीज बता रही है कि सिराज जो है काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। इसका मतलब सिराज यहाँ लीडर भी होंगे, लगातार ये काम करेंगे और बिना बुमराह के वैसे भी सिराज अच्छा करते हैं तो यहाँ ये और अच्छा करने वाले हैं। इनके साथ जो 2 बॉलर ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम का विषय है। सबसे पहले नाम अर्शदीप का आता है। अर्शदीप जो है काफी बढ़िया बॉलर है, 100 से ज्यादा विकेट ये टी20 इंटरनेशनल में ले चुके हैं। यदि आपको 2024 वर्ल्ड कप याद होगा तो वहां पे अर्शदीप बिल्कुल कंधा से कंधा मिला के चल रहे थे बुमराह के। फाइनल के अंदर ये 2-2 रन के ओवर निकाल के ले गए थे, इसलिए हम फाइनल जीत पाए थे। अब देखिए अर्शदीप की कोई दिक्कत नहीं है, टी20 में इन्होंने परफॉर्म किया है, आईपीएल में भी लगातार परफॉर्म करते आए हैं। बट दिक्कत वाली बात है कि अर्शदीप को कभी ओडीआई में मौके दिए ही नहीं गए हैं। ओवरऑल अभी तक अर्शदीप 9 ओडीआई मैच खेल पाए और 14 विकेट ले पाए हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के सामने ओडीआई सीरीज में सीधे ऑस्ट्रेलिया की पिचेस में बॉलिंग करने वाले हैं जो काफी डिफिकल्ट होगा। ऐसे में जब ये 10 मैच भी ओडीआई के नहीं खेल पाए हैं तो ऑस्ट्रेलियन पिचेस में देखने वाली बात होगी कि ये कैसा परफॉर्म करते हैं। बट अर्शदीप तो परफॉर्म कर भी जाएंगे, लेकिन इसके बाद जो दिक्कत का विषय है वो है हर्षित राणा। देखिए इंडिया के पास 2 बॉलिंग ऑप्शन है, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा के, लेकिन हर्षित राणा को खिलाने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हाई है।
अब वो क्यों है? क्योंकि हर्षित राणा का नाम 15 की स्क्वाड में ही नहीं आना था, इसके बाद भी इनका नाम आया, समी के ऊपर आया है, तो ये प्लेइंग 11 में भी आएंगे। इवन रविचंद्रन अश्विन तक ने बोला था कि हर्षित का नाम 15 की स्क्वाड में क्यों आया है मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, बट इनका नाम तो आ चुका है। अब प्लेइंग 11 में होने वाले हैं और ये परफॉर्म भी करके गए हैं जब ये खेले हैं। अभी तक हर्षित राणा 5 ओडीआई मैच खेले हैं, 10 विकेट ये ले जा चुके हैं, लगातार परफॉर्म किए हैं इंटरनेशनल में जब भी इनको मौका मिला है तो। बट दिक्कत वाली बात पता है क्या है? दिक्कत वाली बात यह है कि हर्षित राणा भी 5 ओडीआई मैच बस खेले और अब ये जाके ऑस्ट्रेलियन पिचेस में बॉलिंग करेंगे। एक तरफ आप देखो कि मिचेल स्टार्क जो 100 से ज्यादा मैच ऑस्ट्रेलियन पिचेस में खेल चुके हैं, एक तरफ आप देखोगे तो हर्षित राणा है और अर्शदीप है, ये दोनों खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन पिचेस में 0 मैच खेले हुए हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि ये दोनों फास्ट बॉलर ऑस्ट्रेलियन पिचेस में क्या कर पाएंगे। ऑटोमेटिक यदि आप टीम इंडिया को देखेंगे तो ओपनिंग के 5 बैट्समैन होंगे प्रॉपर, उसके बाद 2 ऑलराउंडर होंगे, उसके बाद 4 प्रॉपर बॉलर होंगे। 3 जो है फास्ट बॉलिंग के साथ टीम इंडिया जाएगी जो परमानेंट अपने पूरे ओवर डालेंगे, 2 जो है स्पिनर होंगे, अक्षर पटेल होंगे और कुलदीप यादव। साथ में एक एक्स्ट्रा बॉलर भी है नीतीश कुमार रेड्डी जो बॉलिंग कर सकते हैं अगर कोई बॉलर मार खाता है तो। बट सवाल यही है कि जो प्लेइंग 11 मैंने बताई है, इस प्लेइंग 11 के साथ क्या टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है 3 ओडीआई मैच की सीरीज? देखिए यदि आप बैटिंग के मामले में देखेंगे तो टीम इंडिया के पास 5 ऐसे बैट्समैन हैं जिनका एवरेज 50 से ज्यादा का है। इवन टीम इंडिया के पास रोको हैं जो ऑस्ट्रेलिया के सामने ही परफॉर्म करते हैं, मतलब बैटिंग में टीम इंडिया को कोई छू नहीं सकता। डीप में आपको अक्षर पटेल भी मिल जाएंगे जो लगातार बैटिंग करने आए हैं, तो हार्दिक पांड्या की कमी जो है बैटिंग में तो नहीं खलने वाली है। मिला जुला कर आप देखेंगे तो टीम इंडिया की बैटिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, टीम इंडिया के लिए बैटिंग में कोई दिक्कत की बात नहीं है। अकेले रोहित शर्मा और विराट ही सीरीज में चल जाएंगे तो वो दोनों ही पूरे मैच जिताते जाएंगे बैटिंग की दम पर। बट दिक्कत वाली बात टीम इंडिया की बॉलिंग है जो काफी ज्यादा कमजोर नजर आती है। देखिए टीम इंडिया के पास अक्षर पटेल है, कुलदीप यादव है, 2 परमानेंट स्पिनर हैं जो काफी बढ़िया हैं, लेकिन फास्ट बॉलिंग में सिराज है, अर्शदीप है और यहाँ पे हर्षित राणा है, और तीनों में से कोई भी बॉलर अगर पिटता है तो इनकी जगह बॉलिंग करने जो आएगा थोड़ी बहुत जो इनके ओवर डालेगा वो नीतीश कुमार रेड्डी होंगे। अब नीतीश कुमार रेड्डी हार्दिक पांड्या को बैटिंग में रिप्लेस कर सकते हैं लेकिन बॉलिंग में नहीं कर सकते, और यहीं से दिक्कत स्टार्ट होती है। अगर तीनों फास्ट बॉलर में से किसी भी बॉलर को मार पड़ी तो नीतीश को भी मार पड़ेगी। तो इसका मतलब टीम इंडिया की बैटिंग काफी स्ट्रॉन्ग है, बॉलिंग काफी ज्यादा कमजोर है, और उसका रीजन यह है कि टीम इंडिया के 4 मेन खिलाड़ी जो है जिसमें मोहम्मद शमी है, जसप्रीत बुमराह है, हार्दिक पांड्या है, तीनों तो बॉलिंग ही कर रहे थे। ये तीनों टीम इंडिया के खिलाड़ी जो है अभी टीम इंडिया में नहीं है, तो यहाँ से टीम इंडिया की बॉलिंग कमजोर नजर आ रही है। स्टिल यदि हम देखने की कोशिश करें क्या टीम इंडिया ये सीरीज जीत सकती है तो हमें आंसर यस ही मिलेगा। एक्चुअली में ऑस्ट्रेलिया की पिचेस में जहां पे ये मैचेस होने वाले हैं, ये पिचेस पूरी बैटिंग की होने वाली है और यहाँ पे टीम इंडिया परफॉर्म करेगी। अगर पिचेस बैटिंग की है तो टीम इंडिया की बैटिंग पे डिपेंड हो जाएगा काफी ज्यादा गेम, और बैटिंग टीम इंडिया की वैसे भी पीक में है तो टीम इंडिया मैचेस जीत जाएगी। हाँ मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि टीम इंडिया 3-0 से क्लीन स्वीप करने वाली है, क्योंकि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को हराना इतना आसान नहीं है, बट स्टिल चांसेस है कि टीम इंडिया 2-1 से सीरीज जीत जाए, क्योंकि टीम इंडिया की बैटिंग स्ट्रॉन्ग है। बाकी देखने वाली बात होगी कि यहाँ टीम इंडिया क्या कर पाएगी। आपको क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया से इंडिया सीरीज जीत भी पाएगी या फिर नहीं जीत पाएगी? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हर्षित अभी टीम इंडिया में क्यों है, तो हर्षित राणा के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है, देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। साथ में यदि आपको रोको का डोमिनेंस देखना है कि कैसे इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की वाट लगाई है पूरे करियर में, तो उसकी वीडियो ये रही, ये भी जरूर से देखिएगा। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।